नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज सेट नंबर 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि एप्सम साल्ट का सूत्र है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एप्सम साल्ट का सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है MgSO4 7H2O। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी में दिया गया है MgSO4 7H2O। यही एप्सम साल्ट का सूत्र होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ZnSO4 7H2O। तो ये सफ़ेद कशिश का सूत्र होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है Na2SO4 10H2O। तो इसे हम ग्लोबल साल्ट कहते हैं। और ऑप्शन सी में दिया गया है Na2CO3 10H2O। तो इसे हम धोवन सोडा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन के बीमारी को आप कैसे पहचानते हैं? तो हम EEG करवा कर ब्रेन की बीमारी को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ब्रेन से संबंधित कुछ और जानकारी हम लेते हैं। बात करें अगर ब्रेन की, तो इसमें 2 प्रकार के दिमाग होता है। एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरेबेलम। सेरेब्रम का कार्य होता है ये बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सचेतना, संवेदनाओं और इच्छा शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, ये सभी का केंद्र होता है। और सेरेबेलम की बात करें तो ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर हम थैलमस की बात करें तो थैलमस ये दर्द, ठंडा या गर्म पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका कह रहा है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक है, तो ये किस बीमारी से जुड़े हुए हैं? तो ये चेचक बीमारी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर चेचक की और बात करें तो ये दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके का खोज किया गया था। इसके टीके का खोज किया गया था 1796 ईस्वी में। ठीक है, चेचक ये हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक का संक्रमण वायु द्वारा या रोगी के सीधे संपर्क में जाने से फैलता है। अगर एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्हें हम इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। और अग्नाशय से संबंधित कुछ जानकारी की बात करें तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और यह शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ये दोनों है। ठीक है, अग्नाशय की कोशिका के बीच बीच में कुछ पीले रंग के कोशिकाएं समूह पाई जाती है। और अग्नाशय से बात करें तो ये बहुत सारे हार्मोन इससे निकलते हैं, जैसे में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, ये कई प्रकार के हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर इसका अल्प स्राव होता है तो मधुमेह नामक रोग होने की खतरा रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है यकृत। तो आइए यकृत से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। यकृत की बात करें तो ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन था? अग्नाशय था। और ये प्रथम कौन है? ये यकृत है। इसका वजन होता है 3 से 5 पाउंड। ठीक है,
और इसका कार्य क्या है? देखिए, यकृत का कार्य है कि ये उपापचय को डिटॉक्सिफाई करता है और प्रोटीन को संश्लेषित और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। यकृत द्वारा ही पित्त का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। ठीक है। और बात करें तो यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। यहाँ दिया गया है ऑप्शन डी में प्लीहा। तो प्लीहा को हम तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं। यह एक ऐसा अंग है जो रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह मानव में पेट के में स्थित होता है। यह पुरानी लाल जो हम लोग का आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिका, उसको नष्ट करने का भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए फूल से संबंधित कुछ हम जानकारी लेते हैं। बात करें कि फूल ये जो होता है ये पौधे के जनन अंग में मदद करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करे। अब हम बात करते हैं फूल के कुछ अंग। ठीक है, तो फूल के पार्ट होते हैं। फूल में बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और परागन होता है। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। फिगर बनाते हैं। यहाँ पर गोल एक ठो होता है। ठीक है, देखिए ये जो है, ये नीचे वाला डंठी फूल का, इसे हम कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ठीक है, और वृंत के ऊपर ये गोल वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, गोल वाला, इसको हम कहते हैं पुष्प आसन, यानी पुष्पासन, जो जिस पे पुष्प बैठा हुआ है, इसी पर ना पुष्प बैठा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प आसन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हरा हरा पत्ता निकला रहता है। ठीक है, ये कौन सा पत्ता होता है? ये पत्ता होता है जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उसको घेरे रहता है एक ठो पत्ता, ऊपर से ढका रहता है। ठीक है, तो वही पत्ता जब पुष्प निकलता है बाहर तो ये पत्ता लटक के ऐसे हो जाता है नीचे। ठीक है, वही पत्ता है ये। इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, इसी का कहते हैं, इसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसका कार्य यही होता है कि जब फूल कली अवस्था में रहता है, क्या है ये, कली अवस्था में फूल है, तो इसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, और चूँकि ये हरा होता है, पुष्प तो भीतर है, तो प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य यही करता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे ये आप देख रहे हैं, ये पत्ता, ये पुष्प जो खिल जाता है, बाहर निकल जाता है, वही पत्ता है। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं दलपुंज। इसका रंग अनेक प्रकार के होता है, जैसे में लाल, हरा, पीला, बहुत सारे कलर होते हैं फूल का। ये कलर होने के कारण ही इस पे भंवरा मंडराते हैं और इसके प्रजनन में मदद करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं इसको, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो इसे हम पुमंग कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है? ये पुष्प का नर भाग होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं जयांग। ये
पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग, ठीक है। और यहाँ पे अंडाशय होता है गोल लोटा जैसा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जीभ में कौन सा ऐसा पार्ट है जो मीठा स्वाद बताता है। तो आइए हम जीभ का एक ठो फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका जीभ हो गया। अब ये कंठ के पास आपका जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये अग्रभाग हो गया आपका, और कंठ के सटे हुए भाग साइड वाला ये दोनों हो गया, और अग्रभाग के ही सटे हुए भाग दोनों हो गया, ठीक है। यहीं पे स्वाद कलिका पाई जाती है। बीच में जो ये पड़ा, यहाँ पे कोई स्वाद कलिका नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो अग्रभाग है इसी से मीठा का पता चलता है। आप कुछ भी खाइएगा तो अग्रभाग से ही मीठा का पता चलेगा। और अग्रभाग के बगल में देखिए ये वाला अग्रभाग के बगल में आपको नमकीन का पता चलता है। किसका पता चलता है? नमकीन का। अब देखिए पश्च वाला भाग, तो पीछे वाला जो भाग है ये कड़वा का अनुभव कराता है। पीछे वाला भाग से आपको क्या मिलेगा? कड़वा का अनुभव होगा, ठीक है। और पीछे वाले के साइड में जो है ये और ये दोनों बगल, ये आपको खट्टा का अनुभव दिलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो बेशेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इस्पात जो है इसको हम एलडी प्रोसेस से भी बनाते हैं और ओपन हर्थ प्रोसेस से भी बनाते हैं, ठीक है। एलडी प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस से भी इस्पात को बनाया जाता है। यहाँ पर टीन दिया गया है ऑप्शन ए में। तो टीन का प्रयोग हम करते हैं इसको शीशा के साथ मिलाकर सोल्डर बनाने में, ठीक है। और अमोनिया यहाँ दिया गया है ऑप्शन बी में। तो अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि से किया जाता है, ठीक है। और अमोनिया की बात करें तो बार्थोलेट ने बताया था कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है? ये यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। और सूर्य का और तारा का जो आधा भाग होता है हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो कह रहा है कि इसमें पोटेशियम यानी K का आपको परसेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान संख्या दिया गया है K का, Mn का और O का, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 ठो ऑक्सीजन है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको परसेंटेज निकालने में हम क्या करते हैं? जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। तो 39 पोटेशियम का निकालना है बटा। अब इस सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़िए इसको, कितना होगा? 39 54 64 कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा, ठीक है। 157। तो अब 157 से यहाँ भाग दे दीजिए। यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। देखिए अब इसको भाग दीजिएगा, लगभग 24 आएगा, ठीक है। यानी 24% आपका आंसर सही है। ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नांकित आरेख बॉयल के नियम को प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि ये कौन सा आरेख है जो बॉयल के नियम को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आइए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए PVT, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ होता है BCG। ठीक है, बॉयल्स नियम, चार्ल्स के नियम और गै-लुसाक के नियम। ठीक है, तो बॉयल्स के नियम देखिए क्या होता है। बॉयल्स के नियम होता है कि P समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V का। ठीक है, और ये टेम्परेचर इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर को हम स्थिर करके, ठीक है, और दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और दाब को घटाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स के नियम आइए देख लेते हैं। चार्ल्स का नियम होता है V समानुपाती T। इसमें हम प्रेशर को यानी दाब को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, यानी कांस्टेंट रखते हैं। दाब स्थिर रखने पर टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, और घटाएंगे तो घटेगा, क्योंकि ये समानुपाती है। और ये उल्टा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, कौन, ये बॉयल्स नियम। अब देखिए गै-लुसाक नियम। अब देखिए गै-लुसाक नियम होता है कि P समानुपाती T, इसमें V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर V को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज़ से अगर यात्रा आप कर रहे हैं और फाउंटेन पेन लिए हैं तो उसका स्याही बाहर निकल जाएगा, तो ये किस कारण से निकलता है। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यही सही आंसर है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो वायु दाब में क्या होता है, कमी आता है, उसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित और जानकारी लेते हैं। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वायुमंडल हम पर हमेशा 16,000 kg हमेशा दाब डालते रहता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर चूँकि वायुमंडलीय दाब घटता है तो हमारे नाक से खून निकल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कक्षा में चक्कर लगा लेते रहता है। देखिए ये परमाणु का नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके कक्षा में चक्कर लगाता है। और इससे संबंधित हम कुछ जानकारी लें तो बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन होता है ये धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित कण होता है। ठीक है, और इसके आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.62022 गुने 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब देखिए, अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। ये कब किया था, तो ये 1932 में किया था। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, चैडविक ने 1932 में। और ये जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है, और इसका द्रव्यमान होता है 1.675 गुने 10⁻⁻27 kg। ठीक है,
चलिए आगे देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को हम जे थॉमसन ने खोज किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो ये ऋण आवेशित कण है, ठीक है। और इसका आवेश की बात करें तो इसका आवेश होता है 1.6202 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। और द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9.109 गुने 10⁻31 kg, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका कह रहा है कि एक्वारेजिया में HNO3 और HCl अम्लों का अनुपात है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वारेजिया जब बनाया जाता है तो उसमें HNO3 और HCl का कितना अनुपात रखा जाता है। तो HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और HCl को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसको हम 1:3 में रखते हैं, ठीक है। कितना में रखते हैं, 1:3 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि MMR का टीका दिया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि MMR का टीका ये कब दिया जाता है। तो ये मम्पस होता है तो, या मीजल्स होता है, या रेबीज होता है, तो MMR का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगर मम्पस की बात करें तो इससे लार ग्रंथि प्रभावित होता है, ये विषाणु के प्रसार के द्वारा होता है, ठीक है। और मीजल्स की बात करें तो मीजल्स में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इस रोग से विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं, यानी नाक से जो स्राव होता है हमको, उसी के द्वारा ये रोग फैलता है विषाणु के द्वारा, ठीक है। और रेबीज की बात करें तो रेबीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और यह रोग ऐसे किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज के विषाणु विद्यमान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सही है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फार्मूला दिए गए हैं इसमें सही कौन सा है। तो आइए देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v, ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। f बराबर d/2, ये भी गलत है। f बराबर v + u, ये भी क्या है, गलत है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि 1/v 1/f बराबर 1/u + 1/v, ये किसका सूत्र है। तो ये सूत्र है दर्पण का। किसका सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है, ठीक है। और लेंस के सूत्र की बात करें तो इसका लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 आपका कह रहा है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटा जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब है और 5 घंटा जलाया जा रहा है प्रतिदिन 30 दिन में 50 पैसे प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए, यूनिट निकालने के लिए फार्मूला होता है, यूनिट निकालने के लिए वाट गुने घंटा गुने दिन, ठीक है, बटा में 1000। तब देखिए कितना है, 100 वाट है, 5 घंटा जल रहा है प्रतिदिन, और 30 दिन में 1000 से भाग दे देंगे।
1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना बच गया 15 यूनिट, आपका 15 यूनिट बचा। अब कह रहा है कि 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्चा होगा। तो 50 पैसा को हम चेंज करेंगे रुपया में, तो ये कितना होगा 1/2 रुपया। ठीक है, अब इसको हम 15 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, जीरो बैठा देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो ये उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है, उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। चलिए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। बात करें चुंबक की, तो इसका आकर्षण शक्ति दोनों किनारों पर सबसे अधिक होता है। मान लीजिए कि ये चुंबक है, तो इसका आकर्षण शक्ति यहाँ दोनों किनारों पर सबसे क्या होगा, अधिक होगा, और बीच में यानी मध्य में सबसे कम होगा। ठीक है, चुंबक के असमान जो ध्रुव होते हैं उसके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और असमान ध्रुव के बीच आकर्षण और जो समान ध्रुव होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम 3 भाग में व्यक्त कर सकते हैं। प्रथम है दिक्पात कोण, सेकंड नमन कोण, और तीसरा का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का, तो ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है, ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान अगर लगभग देखें तो होता है 0.4 गॉस। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका कह रहा है कि 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। कह रहा है कि 10 kg का एक ठो पिंड है और ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका m कितना दिया गया है 10, g का मान यहाँ दिया गया है 9.8, और h का मान कितना है, ये भी 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 980। ठीक है, 980 क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, चलिए आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। कह रहा है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये मेंडल ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। मेंडल ने प्रभाविता का भी नियम दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है डार्विन। तो डार्विन को प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत ये दिया है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना भी चार्ल्स डार्विन ने ही किया है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक भी चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। डार्विन ने 1831 ईस्वी में वीगल नामक एक सर्वेक्षण जहाज़ था, उससे पूरे विश्व का भ्रमण किया था, और एक ये बुक लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन ने ही लिखा है। ऑप्शन सी में देखिए रदरफोर्ड दिया गया है, तो रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया गया है मेंडलीफ। तो इसके द्वारा निर्मित आवर्त सारणी जो है उसमें 9 वर्ग हैं और 7 क्या हैं, आवर्त हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डायनामाइट में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट में
किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। बात करें डायनामाइट की, तो इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1863 ईस्वी में किया है। कौन किया है इसका आविष्कार? अल्फ्रेड नोबल ने 1863 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, और बात करें तो आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर अब सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि के चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए, अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं वायुमंडल की, ठीक है, तो ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होगा? इतना ही हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि की अधिकतम वेग इस्पात में होता है। ठीक है, अधिकतम वेग ध्वनि का किस में होगा? इस्पात में होगा। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी के कारण हमें किसी, मान लीजिए कि बिजली उजली चमक रहा है, तो उसमें आप देखे होंगे कि पहले प्रकाश हमको दिखाई दे देता है, उसके बाद उसका आवाज़ सुनाई देता है। ये किसके कारण होता है? तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 आपका कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का लंबाई 1.5 मीटर है और उसे दर्पण में अपना पूरा लंबाई देखना है, तो दर्पण की लंबाई कितना होगा? ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है उससे आधा होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति के लंबाई के आधा लंबाई का दर्पण होगा, तो उसका संपूर्ण पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो आधा का मतलब 1.5 मीटर का आदमी है, तो उसको आधा करेंगे तो कितना होगा? 0.75 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 22। कह रहा है कि आइरिस का क्या कार्य होता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे आँख में आइरिस होता है उसका काम क्या होता है? तो आइए हम आँख का एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका आँख हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ये उजला वाला भाग जो आपको दिखता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में होता है उत्तल लेंस। ठीक, ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक, अब इसमें कुछ द्रव भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? द्रव भरे रहते हैं, और यहाँ पे ऐसे निकला रहता है। ये जो छिद्र आप देख रहे हैं, ये वाला छिद्र, इसे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? इस तरह होता है, और यहाँ जो छिद्र जो है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पीछे आप देखे होंगे, यहाँ पर होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना होता है, और यहाँ पर होता है ये येलो स्पॉट होता है। यहाँ पर क्या होता है? येलो स्पॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो लेंस जिससे जुड़ा हुआ है, ये वाला लेंस, ये जो जुड़ा हुआ है ये और ये, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। और ये वाला जो है ये, इसे हम कहते हैं आइरिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो यही आपका पूछ रहा था ये वाला कि आइरिस का कार्य क्या होता है? तो आइरिस का कार्य होता है, ये आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या करता है? आँख में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 23।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का भाग जो होता है गुद्देदार पुष्पासन और बीजाणु, ये दोनों खाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम है ये Na प्लस जल H2O। ठीक है, तो इसको हम जल में अगर डाल रहे हैं तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम का अपेक्षिक घनत्व होता है 0.97। कितना होता है, 0.97। सोडियम धातु जो होता है ये बेंजीन और ईथर में विलय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 25। क्वेश्चन 25 आपका कह रहा है कि प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का जो रंग होता है ये मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रकाश उत्सर्जित करने वाले स्रोत पर। नहीं, ये गलत है। उस ताप पर जिस पर प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, और वह माध्यम जिससे गुजरकर प्रकाश नेत्र पर पहुंचता है, यह भी गलती है। ठीक है, प्रकाश का रंग जो होता है ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए आइए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही सूर्यास्त या सूर्योदय के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपका कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो कौन सा मूल कण है जो उसमें भाग लेते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेते हैं। ऑप्शन आपका ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है आपका कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। क्या कह रहा है कि नाभिकीय संयंत्र जो होता है तो उसमें मॉडरेटर का क्या कार्य होता है। तो ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। नहीं, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है। न्यूट्रॉनों को त्वरित करता है। नहीं, ये भी नहीं करता है। न्यूट्रॉनों को उत्पन्न करना, नहीं, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ये न्यूट्रॉन को धीमा करता है। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को धीमा करता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। अगर बात करें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की, तो इसके आधार पर परमाणु बम बनाया गया है। कौन सा बम बना है, परमाणु बम। किस पे बना है, तो ये अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया पर बना है। ठीक है, और नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया की बात करें तो इस पे हम बनाते हैं जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसको। ठीक है, और ये नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ये नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 आपका कह रहा है कि आकाशगंगा की आकृति है। क्या कह रहा है कि आकाशगंगा जो हमारी है इसका आकृति कैसा है। तो ये सर्पाइरल है। कैसा है, सर्पाइरल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मैग्मा क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्मा क्या है। तो ऑप्शन आज देखिए, मंगल ग्रह के एक उपग्रह का नाम है। नहीं, मैग्मा जो है ये उपग्रह का नाम नहीं है। धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल है। जी, सही आंसर है ऑप्शन बी। मैग्मा क्या है,
ये धरती के गर्भ में जो पिघला हुआ सेल होता है ये मैग्मा होता है। आप जब देखे होंगे कि भूकंप आता है तो ये मैग्मा ही उससे धरती से बाहर निकलता है और पहाड़ी का रूप ले लेता है। ठीक है, इससे आग्नेय चट्टान उट्टान का निर्माण होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये जो गैस दिए गए हैं इसमें से चूना जल को कौन दूधिया कर देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, जो दूधिया कर देता है। ठीक है, आइए अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसे हम प्राण वायु कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि सांस लेने में ये काम आता है। और नाइट्रोजन की बात करें, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है ओजोन, तो ओजोन जो होता है इसका सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3। ओजोन गैस ऑक्सीकरण एवं अवकरण ये दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ओजोन गैस चांदी के जो चमक होता है उसे काला कर देता है। ठीक, आइए क्वेश्चन देखिए आप 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु है जो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मिलता है। तो ये एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, अगर पृथ्वी की भूपरपट्टी पर अधातु की पूछे, ये तो धातु था, अगर अधातु के पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे अधिक मिलता है। और उपधातु का पूछे तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आपका कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबे आदमी के सिर पर 50 किग्रा द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य सभी बलों की अपेक्षा करते हुए बताइए कि 10 मीटर चलने पर उसने कितना कार्य किया। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक आदमी है लंबा, और उसके सर पर 50 kg का कोई वस्तु रखा है, और वो गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य किसी बलों की अपेक्षा करते हुए 10 मीटर चलता है, तो ये काम कितना कर रहा है। तो देखिए, जो ये व्यक्ति है ये अपने सर पर लिया है बोझा और चल रहा है। बोझवा तो रख नहीं रहा है कहीं, तो जब ये बोझवा कितनों देर लेके चलेगा ना तो इसके द्वारा कार्य कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। इसका फॉर्मूला अगर देखें हम बनाने का तो होता है W = mgh। ठीक है, इसके बराबर होता है क्या, तो इसके बराबर होता है Fs cos थीटा। ठीक है, तो इसके द्वारा देखिए कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो आप Fs cos 90 डिग्री रखिए, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो Fs मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से, तो ये क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। इसका मान आप यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूर्य जो है ये तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम रेड ज्वाइंट कहते हैं, उसी के परिवार से ये संबंध रखता है। किससे, रेड ज्वाइंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका कह रहा है कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो किससे होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का स्राव आपका होता है पेनक्रियाज से। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ स्राव होता है, पेनक्रियाज से होता है। ठीक है, आइए पेनक्रियाज से संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं।
पेनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेनक्रियाज क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो क्षारीय होता है। पेनक्रियाज से क्या होता है? अग्नाशय रस निकलता है और इसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसका पीएच हम देख लेते हैं कितना होता है। 7.5 से लेकर 8.3 तक इसका पीएच होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है यकृत यानी लीवर। ये यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज था और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये यकृत जो है ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है और ये फाइब्रिनोजेन जो होता है ये रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है। आप देखे होंगे कि आपका हाथ जब कट जाता है तो आपका ब्लड निकलता है और तुरंत वो जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है? तो ये फाइब्रिनोजेन के कारण जमता है और इससे एक हार्मोन प्रोटीन का निर्माण होता है जिसका नाम है हेपारिन। यकृत से एक हेपारिन नामक प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो ये हेपारिन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, ये जमने से रोकता है। ठीक है। आइए देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर जो होता है इसका आकृति नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है। इससे यकृत जो होता है यकृत से निकलने वाला रस जमा होता है। यानी यकृत से जो रस निकलता है वो कहाँ जमा होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 आपका कह रहा है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ है? चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अगर अध्ययन की बात करें तो उसे हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है। आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए मंगल दिया गया है। तो मंगल हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका रंग लाल क्यों होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को 687 दिन लगते हैं। कितना लगता है? 687 दिन। ऑप्शन सी में आप देखिए यहाँ पर शनि दिया गया है। तो इसका उपग्रह होता है 61 इसके उपग्रह हैं। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन। क्या है? टिटॉन। ठीक। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है 36 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 आपका कह रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पण रखा गया है। ठीक है। तो इनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है। तो इनके बीच में अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहा है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? यानी कोई व्यक्ति है ए बी समूह वाला। ठीक है। तो कह रहा है कि ये ए बी समूह वाला व्यक्ति किस ग्रुप के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी से ले सकता है। ए एवं ओ से भी ले सकता है, ए एवं बी से भी ले सकता है और बी एवं ओ से भी ले सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? एक्स किरणें नहीं, ये विद्युत चुंबकीय है। गामा किरणें ये भी है, रेडियो तरंगें ये भी है और अल्फ़ा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग
नहीं है। ठीक है, अगर बात करें एक्स किरण की तो इसका खोज किया है रोएंटजन। एक्स किरण की खोज कौन किया है? रोएंटजन किया है। ठीक है, और गामा किरण की बात करें तो गामा किरण का खोज किया है हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, और रेडियो तरंग की बात करें तो रेडियो तरंग का खोज किया है मार्कोनी। ठीक, मार्कोनी किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि निम्नलिखित कणों में से कौन सा कण खून के श्वेत कणों में नहीं होता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कण है जो श्वेत रक्त कण होता है उसमें नहीं पाया जाता है? तो श्वेत रक्त कण को हम WBC कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसमें इरिथ्रोसाइट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें WBC की तो इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। ठीक है, और ये हमारे शरीर में WBC ये इसका कार्य होता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, यानी जब हमारे शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जीवाणु विषाणु का अटैक हो जाता है, तो उससे लड़ने का कार्य कौन करता है? तो WBC ही करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पादप एवं जंतुओं में प्रजनन नहीं, पादप और जंतु में प्रजनन होगा तो जीवन नहीं चलेगा। चलेगा मतलब उतना ज़रूरी नहीं है। जंतुओं में श्वसन ये भी गलत है। जंतुओं में संचार ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अगर पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है क्वेश्चन 42 कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा ऐसा प्रकार है जो हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है स्टार्च। यही हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। आइए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो इसका कार्य होता है ये ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है और यह शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। विटामिन सी का भी ये निर्माण करता है और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल की बात करें तो ये इसके द्वारा ही, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पौधा जो होता है उसमें जाइलम का कार्य क्या होता है? तो वो जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करता है। ये सही आंसर है। जाइलम क्या करता है? ये जड़ के द्वारा अवशोषण करता है लवणों का और संवहन करता है। ठीक है, ये पानी का अवशोषण करता है और संवहन करता है लवण का। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम वृक्क यानी किडनी का अध्ययन करते हैं नेफ्रोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 आपका कह रहा है कि हाथी का दिखने वाला दांत जो होता है निम्न में से किसका रूपांतरण है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी का जो दांत दिखता है वो किसका रूपांतरण होता है? तो ये ऊपरी इंसाइजर का रूपांतरण होता है। हाथी का दांत इस तरह होता है। ठीक है, तो ऊपरी इंसाइजर का ये क्या होता है? रूपांतरण होता है। हम लोग में ये सब छोटा होता है ये दांत और हाथी में बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 आपका कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन
निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये H2O यानी जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया होता है तो जल से क्या निकलता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 47। क्वेश्चन 47 आपका कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में से किस अंग में होता है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये उदर में प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ होता है, उदर में। ठीक है, आइए आगे देखिए क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है कि सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीसा युक्त पेट्रोल होता है उसमें क्या रहता है, कौन सा, तो ये होता है टेट्राइथाइल लेड होता है उसमें। सीसा युक्त पेट्रोल में क्या होता है, टेट्राइथाइल लेड होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए 49। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि मायोपिया ग्रस्त आँख वाले का संशोधन किया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अगर मायोपिया हुआ है तो उसके आँख का संशोधन करना है तो आप कौन सा लेंस लेंगे, कौन सा लेंस दिया जाएगा, तो उसको उत्तल लेंस दिया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसके आँख का संशोधन किया जाता है। ठीक, आइए आगे देखिए क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है कि प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनी जाती है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि जब होता है तो वो किसके कारण हमको सुनाई देता है, तो ये परावर्तन जब होता है ध्वनि का तो इसी के कारण सुनाई देता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।